हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम 20 महत्वपूर्ण मुहावरे पढ़ने वाले हैं। ये मुहावरे कक्षा 12 सामान्य हिंदी में काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने हर मुहावरे के साथ सन भी लिख दिया है कि कब कब पूछा गया है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट 2019, 17, 14, 12, 10 है ना, तो ये इनमें पूछा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इनको आपको बिल्कुल डिटेल से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? अधजल गगरी छलकत जाए। सबसे पहले आपको एक मुहावरा दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको लिखना है उसका अर्थ। जैसे कि ये अर्थ लिखा है, अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक बोलता है, ये इसका अर्थ हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे वाक्य प्रयोग, यानी कि वाक्य में प्रयोग। तो अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ होता है अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक बोलता है, यानी कि जिसके पास आधा ज्ञान होता है, कम ज्ञान होता है, वो अपने आप को ज़्यादा ही लगाता है, अपने आप को ज़्यादा बोलता है कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ऐसे करके ना। और इसका वाक्य में प्रयोग कर देना है कि रतन ने गायन सीखना प्रारंभ करते ही स्वयं को गायक कहना शुरू कर दिया। सच ही कहा गया है, अधजल गगरी छलकत जाए। यहाँ पर क्या हुआ? रतन ने अभी सिंगिंग, जो गायन होता है, सिंगिंग स्टार्ट की है, लेकिन वो अपने आप को सिंगर बोलने लगा है। तो यानी कि अभी ज्ञान क्या है? अभी ज्ञान उसका आधा है, आधा से भी कम है, लेकिन वो अपने आप को बहुत अधिक समझता है। इसे ही बोलते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, नेक्स्ट मुहावरा लेते हैं। अगला मुहावरा है हमारा अपना हाथ जगन्नाथ। देखिए, अपना हाथ जगन्नाथ। तो यहाँ पर इसका क्या अर्थ होता है? अपने हाथ से किया गया कार्य ही विश्वसनीय और कल्याणकारी होता है। यानी कि जो खुद से काम करता है वो कार्य हमारा कैसे होता है? विश्वसनीय होता है और कल्याणकारी होता है। अगर हम कार्य किसी को दे देते हैं तो विश्वास कम कर सकते हैं और हो सकता है कार्य अच्छा ना हो, लेकिन अगर हम खुद का काम खुद से करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा काम होता है। ये भी पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2015, 12, 10 में पूछा गया है। वाक्य प्रयोग देखते हैं इसका। संजेश किसी भी काम में दूसरे की सहायता अवश्य लेता है, उसे पता ही नहीं है कि अपना हाथ जगन्नाथ होता है। यानी कि जो संजेश है वो किसी भी कार्य को करने के लिए दूसरे की सहायता लेता है, लेकिन ऐसा उसे पता ही नहीं है कि अपना हाथ जगन्नाथ होता है। अगर आप कोई काम खुद से करते हैं तो वो बिल्कुल बेस्ट होता है। ठीक है, आप तीसरा वाला हम ले लेते हैं मुहावरा। तीसरा मुहावरा क्या है? आगे नाथ न पीछे पगहा। क्या है? आगे नाथ न पीछे पगहा। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है कोई उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी ही ना होना, यानी कि जिम्मेदार ना होना, कोई उत्तरदायित्व ना होना। ठीक है, और जैसे कि वाक्य प्रयोग क्या है? बुढ़ापे में दादाजी की स्थिति आगे नाथ ना पीछे पगहा वाली है। यानी कि बुढ़ापे में जो दादाजी हैं उनका कोई आज्ञाकारी बेटा वगैरह नहीं है, ना कोई उत्तरदायित्व है, ना कोई जिम्मेदारी लेने वाला है। तो उनकी कंडीशन क्या हो गई? उनकी कंडीशन हो गई है कि आगे नाथ न पीछे पगहा। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी यहाँ पर वाक्य बना सकते हैं, जरूरी नहीं है आप यही वाला लिखिए। ठीक है, आप कोई भी वाक्य सोच के मन में बना सकते हैं, लेकिन आपको अर्थ पता होना चाहिए कि आगे नाथ न पीछे पगहा क्या मतलब होता है? कोई उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी ही ना होना। ठीक है, अब यहाँ पर हम चौथा देखते हैं। 4 नंबर देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2019, 17, 12, 10 में पूछा गया है। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ क्या होता है? दोहरा लाभ कमाना, यानी कि दोगुना लाभ कमाना। ठीक है, वाक्य में प्रयोग करते हैं। आज ठेले वालों को मेले के कारण आम के आम गुठलियों के दाम मिले। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब माँ होगा। ठीक है, इस वाले में आम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब क्या होता है? दोहरा, यानी दुगुना मुनाफा कमाना, बेनिफिट कमाना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है 5 नंबर। 5 नंबर क्या है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 17, 14, 11 पूछा गया है। ठीक है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका क्या अर्थ होता है? अपना दोष स्वीकार ना कर उल्टा पूछने वाले पर आरोप लगाना। ठीक है, यानी कि अगर कोई किसी गलती करता है तो वो अपने आप को स्वीकार नहीं करता है कि मैंने किया है, दूसरे पर क्या करते हैं? ब्लेम कर देते हैं कि ये गलती उसने की है। ठीक है, इसे बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वाक्य प्रयोग करते हैं। गलती सुरेश ने ही की थी, मगर वह दोष अपने पड़ोसी पर लगा रहा है।
इसका अर्थ क्या हुआ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी गलती किसने की, सुरेश ने, और दोष किस पर लगा रहा है, अपने पड़ोसी पर। तो ये मुहावरा इस पर बिल्कुल फिट बैठता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 नंबर यहाँ पर देखिए, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरा है। ठीक है, यानी कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी कि अधिक परिश्रम करने पर भी मनोवांछित फल ना मिलना, यानी कि मेहनत तो बहुत कर दी लेकिन परिणाम बहुत ही छोटा मिला। ठीक है, मान लेते हैं आपने किया है 1000 रुपये का काम और आपको मिला 5 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, काम तो 1000 का किया लेकिन मिला 5 रुपये, यानी कि काम परिश्रम बहुत करना पड़ रहा है लेकिन पैसे बहुत कम मिल रहे हैं। वही चीज़ है, रानी की मौत का रहस्य जानने के लिए जासूस ने दिन रात मेहनत की पर कुछ भी पता ना चला, अर्थात खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी कि बहुत परिश्रम किया फिर भी उसे कोई परिणाम नहीं मिला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 नंबर, घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, या फिर ढावे। तो इसका क्या मतलब होता है, विश्वासघाती सगा संबंधी विनाश का कारण होता है। घर का भेदी लंका ढाए का मतलब क्या होता है, अगर आपका कोई विश्वास बहुत ही परम मित्र है या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर है, अपने दुश्मनों से मिल जाएगा आपके, तो क्या हो गया, तो यहाँ पर घर का भेदी लंका ढाए हो जाएगा। जैसे कि वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। वाक्य प्रयोग क्या है, विभीषण ने भगवान राम का साथ देकर घर का भेदी लंका ढाए वाली लोकोक्ति चरितार्थ की है, यानी कि ये मुहावरा इन पर फिट बैठता है। क्योंकि राम ने रावण को क्यों मारा था, क्योंकि विभीषण ने, समझ लीजिए वो क्या थे, घर के भेदी थे, उन्हें विभीषण ने सब चीज़ राम जी को बता दिया था रावण के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर देखिए, दाढ़ी में तिनका, क्या चीज़ लिखा है, दाढ़ी में तिनका मतलब दोषी का व्यवहार ही उसका दोष प्रकट कर देता है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वाक्य प्रयोग देखिए, जब कल्लू कोई भी गलती करता है तो उसके हाव भाव से पता चल जाता है, क्योंकि उसकी स्थिति चोर की दाढ़ी में तिनके जैसी होती है। यानी कि अगर किसी ने कोई दोष किया है, कोई गलत काम किया है, तो उसका बिहेवियर बता देता है कि ये गलत काम इसने किया होगा। ठीक है, इसका अर्थ यही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है प्रश्न नंबर 9, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसे करोगे वैसा फल पाओगे। कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है ना, जैसे ही आप करोगे, अगर अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा फल, नहीं तो आपको बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। जैसे कि वाक्य प्रयोग देखते हैं। रवि बाबू अपने समय के गिने चुने सामाजिक व्यक्तियों में से एक थे। इसी समाज सेवा कर्म के कारण बुढ़ापे में समाज के लोग उनकी सेवा करने के लिए तत्पर हैं। इसे ही कहते हैं जैसी करनी वैसी भरती, यानी कि जो यहाँ पर रवि बाबू थे वो समाज सेवक थे, काफ़ी समाज के लिए अच्छा काम किया, लेकिन अब क्या है, जब बुढ़ा गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो समाज वाले उनकी क्या करते हैं, सेवा करते हैं। इसे बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, इसका ये अर्थ होता है। वाक्य प्रयोग आप छोटा लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप यही वाला लिखें, आप मन में सोच भी सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे क्या है, 10 नंबर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एकाधिकार होना, यानी कि जो ताकतवर होगा वो क्या करेगा, वो दूसरे पर ज़्यादा हक जमा लेगा। जैसे कि वाक्य प्रयोग देखते हैं। यहाँ तो कमज़ोरों की कोई नहीं सुनता, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत ठीक बैठती है। यानी कि जो ज़्यादा पावरफुल होगा, जिसके पास ताकत होगी, पैसा होगा, वो बिल्कुल बिल्कुल उसी की बात मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये मुहावरा बैठता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, 11 नंबर देखिए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका क्या अर्थ होता है, आपने बहुत बार सुना होगा ये वाला मुहावरा। मूर्ख व्यक्ति गुणों के महत्व को नहीं समझ सकता। ठीक है, यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति है वो गुणों को नहीं समझ सकता है। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है, जैसे कि अज्ञानी व्यक्ति शिक्षा के महत्व को नहीं जानते, तभी तो कहा गया है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो अज्ञानी होते हैं, जिनके पास ज्ञान की शिक्षा नहीं होती है, वो शिक्षा के बारे में बात नहीं कर सकते। मान लेते हैं अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लोग 12th में होंगे, तो यहाँ मान लेते हैं 12th में हैं, तो अगर कोई यहाँ पर 4था 5वां पास है, तो वो आपको अगर ज्ञान देगा तो क्या देगा, वो बेकारी ज्ञान देगा शिक्षा के बारे में। मान लेते हैं आपको पढ़ाने लगे हिंदी 4 वाला व्यक्ति, तो आपको क्या पढ़ाएगा, वो 4 के हिसाब से पढ़ाएगा। आप तो हैं 12 में, तो क्या यहाँ पर अज्ञानी व्यक्ति 12 के बारे में क्या जाने। ठीक है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कोई व्यक्ति है जो सिर्फ हिंदी जानता है, ठीक है,
और उसे बोला जाए कि इंग्लिश में पढ़ाओ, तो क्या वो इसका मतलब यही हो गया बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी उसको ज्ञान ही नहीं है उसके बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि जो चीज़ सामने है उसको बताने की जरूरत नहीं होती है। वाक्य प्रयोग देखिए, पुलिस अपराधी से बोली, खून से सने चाकू सहित पकड़े जाने पर भी तुम स्वयं को निर्दोष बता रहे हो, हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि अपराधी को पुलिस ने पकड़ा रंगे हाथ खून चाकू के साथ, फिर भी अपराधी क्या कह रहा है, मैंने खून नहीं किया है। तो मतलब क्या, प्रत्यक्ष है यहाँ पर क्या है, प्रत्यक्ष है, हथियार भी है, खून भी है, फिर भी वो कह रहा है कि मैंने खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कहावत बैठती है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो दिख रहा है वही होगा। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है 13 नंबर। 13 नंबर क्या है, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि अज्ञानी लोग ही अपने ज्ञान की सेखी बघरते हैं, यानी कि जिनके पास ज्ञान कम होता है वो ही अपने बारे में ज़्यादा बोलते हैं ना, बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अपने आप की वो बढ़ावती करते रहते हैं कि हमको ये आता है, हमको ये आता है ना, वही चीज़ है। जैसे रामू कला का छात्र है, वह विज्ञान के विषय में बड़ी बड़ी बातें करता है, तो अधजल गगरी छलकत जैसा लगता है, यानी कि रामू क्या है, रामू कला का छात्र है, यानी कि ड्राइंग का छात्र है, लेकिन वो विषय यहाँ पर विज्ञान के बारे में, ठीक है, रामू कला का छात्र है लेकिन विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन है तो कला का छात्र, तो विज्ञान के बारे में जानता ही नहीं है, फिर भी वो बातें करता रहता है। तो यानी कि यहाँ पर क्या मुहावरा हो गया, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि जानता बहुत कम है लेकिन बातें बहुत ज़्यादा करता रहता है फालतू वाली। ठीक है, तो ये होता है, जिसके पास ज्ञान कम होता है वो ज़्यादा बोलता है, जिसके पास ज्ञान ज़्यादा होता है वो बिल्कुल शांत रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना काम निकालना या फिर अपना काम निकलवाना, अपना काम निकल जाए बाद में जिसको जो हो। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है। वाक्य प्रयोग देखिए, अक्सर कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचा देते हैं, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर क्या होता है, अपना काम निकाल लो, दूसरे को कुछ हो जाए या कुछ भी हो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसे बोलते हैं अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकाल लो बस। ठीक है, बाद में उसको जरूरत पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे बोल देते हैं ना कुछ लोग, यही तो करते हैं। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर, आकाश पाताल। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए आकाश पाताल एक करना। ठीक है, यानी कि यहाँ तक होगा ये, आकाश पाताल एक करना यहाँ तक। ठीक है, आकाश पाताल एक करना, इसका क्या अर्थ हुआ, कठिन परिश्रम करना, यानी कि बहुत मेहनत करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाक्य प्रयोग देखिए, राजन को कक्षा में प्रथम आने के लिए आकाश पाताल एक करना पड़ा, यानी कि राजन जो है उसको फर्स्ट आने के लिए क्लास में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 16 नंबर देखिए, आंख का तारा। आंख का तारा क्या मतलब होता है, अत्यधिक प्यारा, यानी कि बहुत ही प्रिय। आंख का तारा क्या मतलब होता है, बहुत ही प्रिय, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाक्य प्रयोग देखिए, गणेश अपने माता पिता की आंख का तारा है, यानी कि बहुत ही प्रिय है अपने माता पिता को गणेश। ठीक है, यानी आंख का तारा का मतलब क्या होता है, बहुत ही प्यारा, अत्यधिक प्रेम। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अब, तो यहाँ पर अब हमारा स्टार्ट होता है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अर्थ क्या हुआ, कभी कभी दर्शन देना। कभी बोलते नहीं है कि आप तो ईद का चांद हो गए हो, यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना, है ना, तो इसे बोलते हैं ईद का चांद होना। नौकरी लगने के बाद मेरा मित्र ईद का चांद हो गया, मान लो किसी का क्या नौकरी लग जाए, वो क्या बहुत कम दिखाई पड़ेगा, सीधा नौकरी करेगा बस, तो इसे बोलते हैं ईद का चांद हो जाना। यानी कि अगर कोई बहुत दिनों बाद मिलता है तो क्या कहते हैं, ईद का चांद हो गए हो क्या, यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। ठीक है, 18 नंबर देखिए, ऊंट के मुंह में जीरा, इसका क्या अर्थ हुआ, आवश्यकता से कम मिलना, यानी कि आवश्यकता के अनुसार कम मिलना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वाक्य प्रयोग देखिए, राम ने 10,000 रुपये उधार मांगे थे। ठीक है, पर यहाँ पर इसको सही कर देते हैं, राम ने 10,000 रुपये उधार मांगे थे पर उसे ठीक है, पर उसे 100 रुपये मिले। कितने रुपए मिले, 100 रुपये उधार मिले। राम ने 10,000 रुपये उधार मांगे थे पर उसे 100 रुपये ही मिले, तो
उसके लिए ऊँट के मुंह में जीरा जैसा था। यानी कि मांगा तो 10,000, लेकिन उसे उधार 100 रुपये मिले, तो मतलब 10,000 जरूरत थी लेकिन मिला कितना, 100 रुपये। वही चीज़ हो गया, आवश्यकता के अनुसार कम मिलना। यानी कि मान लेते हैं कोई 5 रोटी खाता है, छोड़ो 15 रोटी खाता मान लेते हैं ना। कोई व्यक्ति है जो 15 रोटी खा जाता है, ठीक है, और उसको सिर्फ आधी रोटी दी जाए। क्या चीज़, 15 रोटी खा सकता है, उसको सिर्फ आधी रोटी दी जाए तो क्या होगा, उसके लिए ऊँट के मुंह में जीरा ही तो होगा। तो ये इस पर कहावत बिल्कुल सही बैठती है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं वाक्य प्रयोग में, जरूरी नहीं है आप यही वाला लिखिए। आप लिख सकते हैं राम 20 रोटी खाता है लेकिन उसे खाने के लिए सिर्फ 1 रोटी मिली, तो उसके लिए क्या होगा, ये ऊँट के मुंह में जीरा जैसा था। बस कहानी ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई भी वाक्य, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं। आगे हमारा आता है 19 नंबर, क्या है, कान पर जूं ना रेंगना। कान पर जूं ना रेंगना यानी कि बार बार कहने पर भी ध्यान ना देना। यानी कि किसी को बार बार कोई चीज़ के लिए मना करना, फिर भी वो बात ना सुने, तो ये आप बोल सकते हो कान पर जूं ना रेंगना, ठीक है। उसको आप ये बोल देना जाके, ठीक है। वाक्य प्रयोग क्या होगा, हमेशा सुरेश को हेलमेट पहनने के लिए बोलती हूँ, ठीक है। मान लो एक लड़के को कह रही है कि हमेशा सुरेश को हेलमेट पहनने के लिए बोलती हूँ पर उसके तो कान पर जूं नहीं रेंगती। यानी कि उसे बोला जाता है कि हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो, लेकिन फिर भी वो हेलमेट नहीं पहनता है। जैसे मान लेते हैं मैंने आपसे बोला कि ये 20 मुहावरे आप याद कर लेना, फिर भी आप याद ना करें, बार बार मैं बोलता रहूँ आपको याद कर लें, लेकिन आप याद ना करें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कान पर जूं ना रेंगना, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना। यानी कि थोड़े शब्दों में अधिक बात कहना, यानी कि थोड़े शब्द का यूज करना, बहुत ही कम शब्द यूज करना, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बोल देना उसमें, ठीक है। यानी कि ऐसे शब्द चूज करना, सेलेक्ट करना कि उन शब्दों का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे कि वाक्य प्रयोग देखते हैं, जब भी बोलो तो ऐसा जैसे कि गागर में सागर भर रहे हो, ठीक है। मान लेते हैं कोई आपका मित्र है, ठीक है, थोड़ा उसको कुछ सुनाना है आपको ना, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं बोलना, कुछ ऐसे शब्द बोलने हैं जिससे उसको ज़्यादा क्या लगे, थोड़ा ज़्यादा ही दर्द हो, दुख हो, तो उसे बोलते हैं गागर में सागर भरना। यानी कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना जाके ना, बोलते हैं थोड़े में ही बहुत ज़्यादा बोल देना, ठीक है। तो ये होता है गागर में सागर भरना। तो आज हम इस क्लास में 20 इंपॉर्टेंट मुहावरे पढ़े हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।